एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छेड़ा हिंदू राष्ट्र का राग, तो वहीं तिगोड़िया बोले हर हाल में बनेगा राम मंदिर। सहारनपुर दंगे की रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं को ठहराया गया जिम्मेदार, बीजेपी ने रिपोर्ट को बताया राजनीति से प्रेरित। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका, अरविंद शर्मा बीएसपी में शामिल, मायावती का ऐलान, हरियाणा में सीएम कैंडिडेट होंगे अरविंद शर्मा। उत्तराखंड में फिर बरपा कुदरत का कहर, बारिश से अब तक 50 लोगों की मौत, गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। और ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 3 दिनों में पारी और 244 रन से हराया, धोनी ने सीरीज 1-3 से गंवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान है। वहीं बीएचपी प्रमुख प्रवीण तिगोड़िया ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर जरूर बनाएंगे। कल बीएचपी के गोल्डन जुबली समारोह में भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व हमारे राष्ट्र की पहचान है और यह अन्य धर्मों में को खुद में समाहित कर सकता है। तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से जो है विवादास्पद बयान दिया है। अगर हम बात करें संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बार कहा था कि जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुत्व राष्ट्र है, और उसी बयान को लिहाज से जो है एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है अगर हम बात करें संघ प्रमुख मोहन भागवत की। और साथ ही साथ प्रवीण तिगोड़िया ने भी इस बात को साफ किया है कि राम मंदिर जो बनाने की बात है वो आने वाले वक्त में राम मंदिर बनाएंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की कवायद में जिस तरीके से इस वक्त लगातार दंगे हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके बीच अभी कुछ सहारनपुर दंगे की जो जांच रिपोर्ट हो आखिरकार आ गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जो एक वजह यह है सबसे बड़ी कि बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के जो नेता है, उनके ऊपर दंगे उकसाने का आरोप लगाया गया और बीजेपी इस बात को साफ तौर पर खारिज कर रही है। देखिए क्या कुछ है इसमें खास और कैसे सियासत गरमाई है हमारे एक खास रिपोर्ट में। सहारनपुर दंगे पर सरकार की रिपोर्ट पेश। सरकार की रिपोर्ट पर सियासत तेज। बीजेपी सांसदों की भूमिका पर उठे सवाल। यूपी के सहारनपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच रिपोर्ट आने के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल सहारनपुर दंगे की जांच यूपी की समाजवादी सरकार कर रही थी और जब सरकार की रिपोर्ट सामने आई तो राजनीति के धुरंधरों ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। यूपी सरकार की रिपोर्ट में बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? दंगों को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम किया। साथ ही सवाल स्थानीय प्रशासन पर खड़े हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि प्रशासन दंगों को शुरुआती चरण में रोकने में नाकाम रहा। रिपोर्ट पेश करने वाली कमेटी ने डीएम, एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को भी प्रशासनिक नाकामी के लिए जिम्मेदार बताया। देखिए, वहाँ पूरी रिपोर्ट हमारी कमेटी ने सौंप दी है मुख्यमंत्री को, और जो भी दोषी थे उनके प्रति कार्रवाई होगी। और देखिए, वैसे तो वहाँ का जो घटना जो कराई थी भैया कैमरा ऊपर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और शासन ने तुरंत कंट्रोल किया था और उसमें जिन्होंने दुकानें जलवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़े होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट बताया।
ये जो रिपोर्ट आई है समिति की इस दंगों के बारे में, ये केवल खाना पूर्ति है और जो सही तथ्य हैं वो अभी सामने उजागर नहीं हुए हैं और इस रिपोर्ट से हमारी पार्टी बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं है। श्री आजम खान सपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने अपने मुखिया के बारे में खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो टीका टिप्पणी की है, तो मैं समझती हूँ कि ये टीका यदि सही मायने में उनकी बात में कुछ दम होता है तो ये बहुत पहले ये टीका टिप्पणी इनको करनी चाहिए थी। उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल सहारनपुर कुछ दिनों तक खामोश क्यों रहा था, क्यों राजनीति की आवाज ने सहारनपुर की बोली को बेचारगी बना दिया था और क्यों सहारनपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। दरअसल 26 जुलाई को सहारनपुर के कुतुबशेख इलाके में एक विवादित स्थल पर निर्माण कार्य को लेकर दो अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हिंसा भड़की और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग इस हिंसा में जख्मी हो गए। इसको लेकर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच दल ने सहारनपुर जाकर दोनों समुदायों के लोगों और प्रतिनिधियों से बात की। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ की। जो भी दोषी थे उनके प्रति कार्रवाई होगी और देखिए वैसे तो वहाँ का जो घटना जो कराई थी भैया कैमरा ऊपर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। सहारनपुर दंगे पर रिपोर्ट आने के बाद सच चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सियासत के सूरमाओं ने अपना सुर और ताल छेड़ दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस रिपोर्ट से सहारनपुर दंगों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनके अपने हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए? और इस रिपोर्ट से लोग क्या समझें कि यूपी और देश के अन्य इलाकों में हो रहे दंगे ऐसी ही रिपोर्ट से रुक जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। अगर शिवपाल सिंह यादव के इस पूरे रिपोर्ट को देखा जाए तो उसके हिसाब से यूपी सरकार जो है पूरी तरह बेगुनाह है और दंगे होने की वजह जो है प्रशासन की नाकामी और बीजेपी है और इसी लिहाज से इस पर प्रत्यारोप और आरोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन रिपोर्ट पर जब मुलायम सिंह यादव से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट देखी ही नहीं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। रिपोर्ट मुझे आज दी जाएगी। मैं चला आया हूँ, मुझे कहा कि जो हम कमेटी गई थी वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी 1 घंटे बाद शायद मुझे देंगे। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। आजम ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी देश का पूरा माहौल जो है वो बिगाड़ रही है। जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में इंसानियत को लहूलुहान किया और वो तजर्बा उनका कामयाब हुआ दिल बांटने में इंसानों को। लेकिन एक तजर्बा एक ही बार कामयाब होता है, दूसरी बार नहीं। सहारनपुर में ये लोग एक्सपोज हुए, बदायूं में एक्सपोज हुए, मुरादाबाद में एक्सपोज हुए और अब हर जगह से यही आवाज़ आ रही है, पूरे देश से यही आवाज़ आ रही है, हर राज्य से यही आवाज़ आ रही है। पार्लियामेंट चीख उठा इस पर कि भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल ख़राब करा रही है और सत्ता हासिल करने के लिए देश की ज़मीन को लहूलुहान है। हरियाणा में अभी कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले हाथ का साथ छोड़ने का जो सिलसिला है वो अभी थम नहीं रहा है और ताज़ा मामला जुड़ा है अरविंद शर्मा से। अरविंद शर्मा ने इस वक्त जो है बीएसपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में अरविंद शर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया। अरविंद शर्मा पिछले 5 साल से बीएसपी के संपर्क में थे और पहले भी बीएसपी में आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके थे। कई दिन से उनकी कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अरविंद शर्मा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1996 में सोनीपत लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और जीत दर्ज की थी। साल 1998 में वे इसी सीट से हार गए और उसके बाद उन्होंने सोनीपत को छोड़कर करनाल लोकसभा सीट पर
दावा ठोका। साल 2004 और 2009 में भी उन्हें कांग्रेस की सीट पर यहां से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, तो मायावती की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अब इस हार को विधानसभा चुनाव में मायावती जीत में तब्दील करने की जुगत में लगी हुई हैं। और निश्चित तौर पर अगर अरविंद शर्मा की बात की जाए तो जिस तरीके से उन्हें बीएसपी ने अपना सीएम प्रोजेक्ट किया है, और पहले भी अगर अमित शर्मा की बात किया तो अरविंद शर्मा पिछले लगभग 5 साल से जो है बीएसपी के संपर्क में थे और वो कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आना चाहते थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी वजह नहीं मिल रही थी उन्हें। लेकिन जिस तरीके से अगर इस वक्त जो हश्र है हरियाणा में, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब थी और उस लिहाज से जो है उन्होंने ये फैसला लिया। हमारी पार्टी ने इस चुनाव में नॉन जाट समुदाय में से अर्थात हरियाणा प्रदेश के मूल निवासी व ब्राह्मण समाज से संबंधित डॉक्टर अरविंद शर्मा को प्रोजेक्ट करने का फैसला लिया है, जो एक बार सोनीपत से और 2 बार करनाल की सीट से भी सांसद रह चुके हैं। मायावती ने हरियाणा की राजनीति में भाई भतीजावाद की राजनीति की बात कही। आपको सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ अधिकांश चल रही एक जाति विशेष की राजनीति वे अपनी पार्टी से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए बुलाई है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की इस राजनीति के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें बनी हैं तो वहां ज्यादातर एक ही समुदाय का अर्थात जाट समुदाय का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है। यूं तो अगर बीजेपी की बात करें तो इस वक्त देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से इस आने वाले समय में 12 सीटों पर उपचुनाव होने विधानसभा के यूपी में, उस लिहाज से अमित शाह की जो है एक बार फिर से उनका टेस्ट होने जा रहा है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो उन्होंने बीजेपी को अगर हम यूपी में बात करें दिलाई है, तो क्या अब आने वाले 13 सितंबर को जिन 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें वो जीत पाते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव अभी जिस तरह से उत्तराखंड में हुए हैं वहां पर मुंह की खानी पड़ी साफ तौर पर बीजेपी को। ठीक महज 45 से 50 दिन के बीच में ही पूरी तरह से जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बदल गए और वहां पर कांग्रेस ने तीनों की तीनों सीटों पर जीत हासिल की। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में बीजेपी कोई कमाल कर पाती है या फिर साइकिल चल देगी। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छे दिनों का वादा कर यूपी के रास्ते केंद्र की सत्ता में बहुमत के साथ पहुंची बीजेपी की असल परीक्षा अब यूपी में होगी। यूपी की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन सीटों पर 13 सितंबर को चुनाव होगा। इन सीटों में लखनऊ पूर्वी, सहारनपुर, कैराना, हमीरपुर, निघासन, बलाहा, सिराथू, नोएडा, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, चरखारी और रोहनिया सीटें शामिल हैं। ये सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल के प्रत्याशियों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। इसके साथ ही मैनपुरी लोकसभा चुनाव सीट पर भी मतदान होगा। ये सीट मुलायम सिंह के छोड़ने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इन सीटों को एसपी की आंधी में जीता था। अब जब दोबारा बीजेपी इन सीटों पर वोट मांगने जाएगी तो कसौटी पर वो वादे भी होंगे जिन पर यकीन कर जनता ने विधायक को सांसद बनाने से गुरेज नहीं किया। लेकिन इस बार बीजेपी की मुश्किल इसलिए और बढ़ सकती है क्योंकि बीएसपी इन सीटों पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है। उपचुनाव रिजल्ट 2 मायने में अहम है। बात बीजेपी की करें तो रिजल्ट केवल मोदी के अच्छे दिन के सपनों की हकीकत ही नहीं परखेंगे। यूपी की ऐतिहासिक जीत के इनाम के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अमित शाह की रणनीति भी दांव पर होगी, क्योंकि मोदी सुनामी में कौन सा कदम सही रहा और कौन सा गलत, ये परखने की गुंजाइश ही नहीं रही।
दूसरी ओर सत्तारूढ़ एसपी अगर नतीजे अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई तो पार्टी के हिले हुए आत्मविश्वास के लिए ये जीत टॉनिक सिरिशी होगी। इसीलिए फिलहाल उपचुनाव के मैच में दबाव में बीजेपी की ही टीम है, क्योंकि महज 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने वाली जनता ने उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को नकार दिया था। जाहिर है कि अगर विधानसभा में बीजेपी को बेहतर करना है तो मोदी के अच्छे दिन में बीजेपी को प्लस जोड़ना होगा। बीजेपी की फिलहाल यूपी में 12 सीटें दांव पर लगी हैं। इन्हें बरकरार रखना बीजेपी की साख बचाने के लिए जरूरी है और पाना एसपी को साख पाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7 न्यूज। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी साख बचा पाती है या नहीं। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तराखंड में कैसे जनजीवन है। बस जल्द हाजिर होते हैं।